तो आज हम लोग बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को ये नाम क्यों दिया गया, मेन चीज ये पहले देखें। एंडो का मतलब होता है अंदर और मेम्ब्रेन मतलब होता है मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन का सिस्टम तैयार हो रहा है उसी को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली वो मेम्ब्रेन का सिस्टम तैयार कैसे होगा? वो सिस्टम तैयार होगा ड्यू टू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ऐसे सभी ऑर्गेनेल्स, सभी तो नहीं कहेंगे हम, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड, उनकी वजह से ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सेल का तैयार होता है। अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें हमको ये बीच में न्यूक्लियस नजर आ रहा है। न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो दो मेम्ब्रेन से बना होता है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियस है ये कनेक्टेड है इस ब्लू कलर वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का की वजह से जो एनवेलप बन रहा है उसका ल्यूमेन या उसका जो खाली स्पेस है, ये लाइट ब्लू कलर का, ये कंटिन्यू कर रहा है विद द ल्यूमेन और एम्प्टी स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आर ल्यूमेन हो गया। ध्यान दीजिए, मेम्ब्रेन्स कनेक्टेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कनेक्टेड है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास मालूम है कि दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूंकि उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर उसी से अटैच्ड होता है आगे की तरफ यानी कि टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका अपीयरेंस जो है वो स्मूथ है। फिर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेसिकल्स जो है ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको हम बेसिकली ट्रांजिशन वेसिकल्स कहते हैं। ये वेसिकल्स जाके गोल्जी बॉडी में फ्यूज होते हैं और उसके बाद गोल्जी बॉडी जो है वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को रिलीज करता है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का मतलब क्या हो गया? इनको बाहर ले जाना है, यानी कि इसका जो कंटेंट होगा सेल के बाहर चाहिए। साथ ही साथ सिक्रेटरी वेसिकल्स भी गोल्जी बॉडीज रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, गोल्जी बॉडी, और इन्हीं वेसिकल्स में से कुछ वेसिकल्स जो होते हैं वो लाइसोसोम की तरह एक्ट करते हैं। तो लाइसोसोम भी हो गया। और साथ ही साथ एक और पार्ट जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया बिकॉज बेसिकली दिस इज एन एनिमल सेल, वैक्यूल जो होते हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली किस चीज का बना होता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, अभी बताया आपको, विच फंक्शन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर। यानी कि सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ही सारे इकट्ठा कर दो तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बन जाएगा। उन ऑर्गेनेल्स को आपस में एक क्लोज कोऑर्डिनेशन शो करना पड़ेगा। तो कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ये चार मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है ये इकट्ठा होके मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को तैयार करते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज आल्सो कंसीडर्ड ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसको भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि इसका जो ल्यूमन है, न्यूक्लियर एनवेलप का जो बीच का खाली स्पेस है, इट इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चूंकि इसका ल्यूमेन न्यूक्लियर एनवेलप का और आर का, इन दोनों का ल्यूमेन जुड़ा हुआ होता है, इसी वजह से न्यूक्लियर एनवेलप को भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हम मानते हैं। बाकी के जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि प्लास्टेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, ग्लायोक्सीसोम,
दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपके ऑप्शन में या कहीं भी दिख गया तो आपने सीधे कह दिया कि हाँ चलो ठीक है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ध्यान देना है आपको कि ये ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, ग्लाइक्सीसोम, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये जो ऑर्गेनेल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो पार्ट हैं चारों, उनको हम एक एक करके देखेंगे। इस डायग्राम को भी पहले हम थोड़ा सा अगर समझ लें तो ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का एक साइड व्यू है जिसमें आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, न्यूक्लियर पोर्स नजर आ रहे हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यू हो रहा है ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। बगल में आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये वाला रफ है। और इसके बाद यहां से वेसिकल्स निकल रहे हैं जो गोल्जी तक जा रहे हैं, तो यानी कि वेसिकल भी इसका पार्ट हो गए, गोल्जी बॉडी भी इसका पार्ट हो गया। गोल्जी बॉडी में दो फेस होते हैं, सिस जहां पे वेसिकल्स फ्यूज करते हैं और गोल्जी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर ट्रांसफेज जहां से वेसिकल्स रिलीज होते हैं, निकलते हैं, सेकेंडरी वेसिकल्स जिसको हम कह रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहला रहा है। अब इसके इंडिविजुअल पार्ट्स का हम डिस्कशन करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले देखते हैं। तो इट वाज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी भी और इसका टर्म देना भी, ये किसने किया? पोर्टर ने 1945 में। ईआर बेसिकली है क्या? इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम, किसका? मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स का, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में रन करती हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सिस्टम है, और साथ ही साथ ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है किस चीज का? मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स का। ये बीच बीच में जो खाली चैनल्स हैं इसको चारों तरफ से मेम्ब्रेन लाइन कर रही है, और ये पूरा सिस्टम जो है वो साइटोप्लाज्म में रन करता है। ER divides the intracellular space into two distinct compartments, luminal और extraluminal। तो ध्यान दीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से सेल के अंदर का जो स्पेस है, इंट्रासेलुलर स्पेस, ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला कंपार्टमेंट कहलाता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जो कि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच का ही हिस्सा है। जैसे ये जहां पे हम ये पिंक कलर चला रहे हैं, ये क्या है? ये पूरा ल्यूमेन वाला, यानी कि ईआर के अंदर का हिस्सा है, ल्यूमेन ऑफ ईआर। और फिर इस ल्यूमेन के बाहर का जो पूरा हिस्सा है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो कि बेसिकली क्या है? साइटोप्लाज्म है। फिर इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देख लें हम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस टाइप की सेल्स में पाया जाता है और कहाँ नहीं पाया जाता है, तो इट इज क्वाइट एक्सटेंसिव इन सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। जहां पे भी सिक्रीशन किसी चीज का ज्यादा होगा वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा भी ज्यादा होगी। तो पैंक्रियाज हम जानते हैं इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, इस तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, तो लगातार उसकी सिंथेसिस भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्वाइट एक्सटेंसिव इन सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। सिंपल होता है स्टोरेज सेल्स में, क्योंकि वो किसी चीज की सिंथेसिस नहीं कर रही है, स्टोरेज का काम है उनका। एंड एब्सेंट इन एग्स एंड मैच्योर आरबीसीज। मैच्योर आरबीसीज में तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, तो ईआर भी नहीं पाया जाता। तो ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई कि कहीं पे बहुत ज्यादा पाया जाएगा, कहीं कम पाया जाएगा और कहीं पे बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। तो ईआर जो होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ अ मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स और स्पेसेस, जिसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो इस चैनल में या ल्यूमेन में ये एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भरा रहता है। मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर आर 50 to 60 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस। तो इन मेम्ब्रेन्स की जो चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, वो कितनी होती है? 50 से 60 एंगस्ट्रॉम। एक बार यहां पे फिर से समझ लेते हैं इंटरकनेक्शन जो है। तो ये जो है आपका न्यूक्लियस है,
ये न्यूक्लियस की कवरिंग जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे हैं, और ये पोर्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू न्यूक्लियस मटेरियल्स को एक्सचेंज करता है। अब इसी न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड है, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम कह रहे हैं, इस पार्ट को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो सरफेस इसकी रफ होती है, खुरदुरी होती है। बगल में हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहां पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। अब ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ये जो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड सिस्टर्नी। क्या है ये? फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैक्स और डिस्क्स। तो थैलियां हैं ये, जो चपटी थैलियां हैं जिनका डायमीटर 40 से 50 नैनोमीटर होता है। और इन थैली के अंदर का जो स्पेस है, जिसको हम ल्यूमेन ऑफ ईआर कह रहे हैं, इसको सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। और इसी में एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ये जो फ्लूइड होता है, ये भरा हुआ होता है। तो अब आते हैं वापस से स्टेटमेंट्स पे। तो ईआर जो होता है, ईआर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स होते हैं ईआर के: सिस्टर्नी, वेजिकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो सिस्टर्नी आपने यहां पे देख लिया, वेजिकल्स ऊपर वाले डायग्राम में हम देख चुके हैं, और ट्यूब्यूल्स जो है वो, ये आप देखिए ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, छोटे ट्यूब को ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं? मेनली ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं? मेनली सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। और इसको फिर से लिख दे रहे हैं, सिस्टर्नी। और जो वेजिकल्स होते हैं वो दोनों का पार्ट होते हैं, यानी कि वो रफ वाले में भी पाए जाते हैं और स्मूथ वाले में भी पाए जाते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों को अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा डिटेल में, तो सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी आर फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैक लाइक पार्ट्स ऑफ ईआर। फ्लैट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सैक लाइक, थैली नुमा है, और इनका डायमीटर है 40 से 50 नैनोमीटर। ये बंडल्स में प्रेजेंट रहते हैं और एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर होते हैं। दे आर फाउंड इन सेल्स इन्वॉल्व इन सिंथेटिक फंक्शंस। तो ऐसी सेल्स जहां पे किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है, वहां पे इनकी मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि अभी हमने आपको पैंक्रियाटिक सेल्स का एग्जांपल दिया था। शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए दिस इज सिस्टर्नी। वेजिकल्स की बात करें तो इनका शेप ओवल या राउंडेड होता है, 25 से 500 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है, जो कि स्मॉल वैक्यूल्स की तरह नजर आते हैं। ये साइटोप्लाज्म में आइसोलेटेड यानी अलग थलग पड़े रहते हैं। इनका एक और नाम है, दे आर कॉल्ड माइक्रोसोम्स। तो ये वेसिकल्स हो गए, स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या है? दे आर ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस दैट आर कनेक्टेड विद सिस्टर्नी और वेसिकल्स। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं वो सिस्टर्नी से या वेसिकल से कनेक्टेड रह सकते हैं, और इस वजह से ये एक रेटिकुलर सिस्टम तैयार करते हैं। रेटिकुलर सिस्टम मतलब कि जाली नुमा तंत्र। तो ये रेटिकुलर सिस्टम तैयार करते हैं ये आपस में जुड़ के। ट्यूब्यूल्स जो है वो इरेगुलर भी हो सकते हैं या रेगुलर अरेंजमेंट भी इनका हो सकता है। इनमें ब्रांचिंग हो सकती है या नहीं, मतलब ब्रांच्ड हो सकते हैं या अनब्रांच्ड। और इनका जो डायमीटर होता है वो 50 से 100 नैनोमीटर तक का होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इनकी मेम्ब्रेन कैसी है, मतलब मेम्ब्रेन रफ है या स्मूथ है, इसके बेसिस पे 2 टाइप के इनको डिवाइड किए जा सकते हैं, स्मूथ एंड रफ। और ये दोनों ये कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर एनवेलप से। तो जनरली क्या होता है, ऊपर वाले डायग्राम पे अगर एक बार फिर से आए हम,
तो जनरली आप ध्यान दें तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर एनवेलप के पास होता है या उससे कॉन्टिन्यूअस होता है लगा हुआ, और जो स्मूथ वाला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। एक बार प्रीवियस फुल वाले डायग्राम पे आप दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये रफ वाला है, ये न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़ा हुआ है, और ये स्मूथ वाला है ये बेसिकली देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास आ गया है। ये क्या है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके पास बिल्कुल आ गया है। तो अब हम टाइप्स को जरा डिटेल में देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बाद दोनों टाइप्स हैं, एसईआर एंड आरईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो एसईआर जो होता है वो स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। आरईआर रफ अपीयर होती है मेम्ब्रेन इसकी, क्योंकि राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अकरेंस मतलब कहाँ ये पाए जाते हैं, तो ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स, ये लिवर सेल्स में मेनली पाए जाते हैं जहां पे ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। एडिपोज सेल्स में पाए जाते हैं, एडिपोज सेल्स में बेसिकली फैट का स्टोरेज होता है। और इंटरस्टिशियल सेल्स बेसिकली जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं। और ज्यादा स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही इंटरस्टिशियल सेल्स ज्यादा पाई जाती हैं। और साथ ही साथ ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूकोसाइट्स में भी पाया जाता है। यूजुअली इसकी लोकेशन सेल के अंदर क्या होती है, पेरिफेरल, यानी सेल के बाहर की तरफ होता है ये। एंड इट इज कनेक्टेड विद द प्लाज्मा लेमा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। जो स्मूथ वाला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, तो मेनली इसमें वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब आते हैं रफ वाले पे। ये ऐसी सेल्स में पाया जाता है जो कि एक्टिवली एंगेज्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, साथ ही साथ जिनका सिक्रिटरी रोल ज्यादा है उनमें भी ये ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल्स हो गई, प्लाज्मा सेल्स हो गई। प्लाज्मा सेल्स बेसिकली टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट होती है। तो प्लाज्मा सेल्स में आरईआर जो होता है इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का बना होता है, ट्यूब्यूल्स बहुत कम होते हैं इसमें। एंड इट इज ऑफन इंटरनल, यानी सेल में अंदर की तरफ पाया जाता है, और साथ ही साथ ये कनेक्टेड रहता है न्यूक्लियर एनवेलप से, जबकि स्मूथ वाला कनेक्टेड था किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो स्मूथ वाला जो होता है इसका काम क्या होता है, फैट सिंथेसिस करना एडिपोज टिश्यूज में, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करना और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना लीवर सेल्स में। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन को तोड़ना, और ग्लाइको सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस इसका मतलब हो गया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो दोनों काम जो है करने के लिए लीवर सेल्स में ये प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा अभी सारे फंक्शंस देख लेंगे हम एक बार स्मूथ वाले के। इसके अलावा इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी, स्टेरॉल्स एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। कहां पे, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी में। जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं वो मोस्टली स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, यानी कि लिपिड डेरिवेटिव होते हैं।
तो उनकी सिंथेसिस के लिए स्टेरॉल्स जैसे कि कोलेस्टेरॉल हो गया, इसकी सिंथेसिस के लिए भी, और एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी की सिंथेसिस के लिए भी SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिम्मेदार होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इट स्टोर्स कैल्शियम फॉर रिलीज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन का इवेंट स्टार्ट करने के लिए। तो वो कैल्शियम बेसिकली आता कहां से है, सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और जब जरूरत होती है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की तो ये SER कैल्शियम को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। इसके अलावा detoxification of toxic chemicals with the help of cytochrome P450, ये बेसिकली एक एंजाइम है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएशन में केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा इसका और क्या काम है, इट पासेस द सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी RER जो अपना प्रोडक्ट बनाता है उसको भी गोल्जी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्मूथ वाले की है। अब आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर SRP रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम राइबोफोरिन्स कहते हैं। RER की सरफेस पे ये SRP रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। SRP का मतलब होता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। तो ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर्स या राइबोफोरिन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर। और इससे फायदा क्या होता है, दे प्रोवाइड अटैचमेंट टू राइबोसोम्स। भाई राइबोसोम्स RER की सरफेस पे कैसे जुड़ते हैं, इन्हीं रिसेप्टर्स के माध्यम से। तो RER ऑल्सो प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया टू राइबोसोम्स, ताकि राइबोसोम्स अपनी सिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। RER primarily involved in synthesis of serum proteins। सेरम प्रोटीन्स मतलब कि जो ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं प्रोटीन्स उनको कहते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, एंड मेनी अदर प्रोटीन्स। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ मेनली फैट या लिपिड की सिंथेसिस की बात होती है, और जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ मेनली प्रोटीन के सिंथेसिस की बात होती है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, किस चीज के लिए, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का एडिशन इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन, और इसके एंजाइम्स RER में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें एंजाइम प्रिकर्सर्स मौजूद होते हैं। एंजाइम प्रिकर्सर्स मतलब कि जिन मॉलिक्यूल से एंजाइम बनेगा, तो एंजाइम प्रिकर्सर्स मौजूद होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यानी कि लाइसोसोम में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उसके प्रिकर्सर्स कहां मौजूद होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और उन प्रिकर्सर्स को ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचाता है, भेजता है, और फाइनली गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उन एंजाइम प्रिकर्सर्स से एंजाइम बना के लाइसोसोम्स में डाल देते हैं, और लाइसोसोम्स तैयार हो जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गिव राइज टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय डिस्कार्डिंग राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स अगर हटा दे RER अपने ऊपर से तो वो SER में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फंक्शंस हो गए। अब ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम का हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, बहुत खास एंजाइम है। तो बेसिकली ये एंजाइम जो है, दे आर अ सुपर फैमिली ऑफ मोनो ऑक्सीजिनेजेस।
यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, यानी ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स हैं ये। दे आर फाउंड इन ऑल किंगडम्स ऑफ लाइफ, हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। इन मैमल्स these enzymes are found primarily in the membranes of endoplasmic reticulum within liver cells as well as many other cell types। लेकिन मेन कौन है? लिवर सेल्स या हिपैटोसाइट्स, इनके ईआर की मेम्ब्रेन में ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। These enzymes use heme iron यानी कि Fe+2+3 हीम आयरन टू ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल्स। अब जब मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं ये, तो उससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं दे बिकम मोर वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल जब हो जाते हैं ऐसे कंपाउंड्स, तो उनका क्लियरेंस बॉडी से आसानी से हो जाएगा, यानी कि फिर वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएंगे शरीर से। नाउ दे अचीव दिस बाय आइदर एडिंग और अनमास्किंग अ पोलर ग्रुप। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल लाइन है। देखो, पोलर ग्रुप्स जो होते हैं वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे, या तो ऐसे टॉक्सिक केमिकल में पोलर ग्रुप ऐड कर देंगे, या हो सकता है उस टॉक्सिक केमिकल में पोलर ग्रुप्स पहले से प्रेजेंट हो पर ढका हुआ हो, तो उसको अनमास्क कर देंगे, तो पोलर ग्रुप एक्सपोज हो जाएगा और फिर से वो केमिकल पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, और जब डिसॉल्व हो जाएगा तो उसको शरीर से बाहर निकालना आसान हो जाएगा। तो ये CYP एंजाइम जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ वाइड नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड आर द मेजर एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो जैसे आप कभी भी मर आया, दवा खा लिए, एंटीबायोटिक खा लिए, सर दर्द हो रहा है तो पेन किलर खा लिए, बुखार हुआ तो पैरासिटामोल खा लिए, इन दवाओं, ये दवा जब अपना असर दिखा देती है तो उसके बाद क्या, उसके बाद शरीर को इन दवाओं से जूझना पड़ता है, और फिर बाहर निकालने के लिए ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हमने आपको बताया कि कैसे प्ले करता है रोल। एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन कंपाउंड्स या जीनोबायोटिक्स जैसे कि ड्रग्स, टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। बॉडी से टॉक्सिक निकालना, ड्रग निकालना, इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, विच इज एन एसेंशियल प्रोसेस which is an essential process to protect against potential toxicity from foods we eat। जो भी खाने पीने की चीजें हैं उसमें केमिकल मिला हुआ है, फर्टिलाइजर्स और तमाम चीजें जो है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड पड़े ही रहते हैं भाई, वो भी खाने के साथ अंदर जा रहे हैं, तो उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो शरीर को तबाह कर देंगे। द फूड ब्रोकन डाउन इन स्टमक इज एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना जो पेट में गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, एंड देन फेरीड, फेरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, डायरेक्टली टू द लीवर पोर्टल वेन या हिपैटोपोर्टल वेन, यानी कि खाना एब्जॉर्ब हुआ आंत से और सीधे वो लीवर के पास जाता है, उसके अलावा और कहीं नहीं जाता है। दिस अलाउज लीवर टू डिटॉक्सिफाई कंपाउंड्स बिफोर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इससे क्या होगा कि जब खाना आंतों से एब्जॉर्ब होकर सीधे लीवर तक पहुंचेगा और कहीं नहीं जाएगा, तो लीवर में पहुंचने के बाद उसको डिटॉक्सिफाई किया जाएगा बाय दिस एंजाइम। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में ये एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सिंथेसिस ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स एज वेल एज पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर। हमारे यहाँ ये टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, और प्लांट्स के केस में ये उसी की सिंथेसिस कर रहा है टॉक्सिक कंपाउंड्स की। जैसे एग्जांपल अगर आपको दे टॉक्सिक कंपाउंड्स के, तो एल्केलॉइड्स, बहुत तरीके के एल्केलॉइड्स होते हैं जिससे ड्रग्स वगैरह बनती है, कोकेन, हेरोइन, चरस। इसके अलावा एल्केलॉइड्स के अलावा हमारे पास हो जाता है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स हो जाते हैं, ये सारे टॉक्सिक हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ऑक्जेलेट्स, ऑक्जेलेट्स तो आपको मालूम होगा कि स्टोन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, किडनी वगैरह में जो स्टोन बनता है वो बेसिकली ऑक्जेलेट्स का ही बना होता है।
तो भाई टॉक्सिक चीजें ही हैं। साथ ही पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करें तो एंथोसाइनिन वगैरह, इसकी भी सिंथेसिस जो है वो साइटोक्रोम P450 करता है प्लांट्स के केस में। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे।